3। आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन की दूसरी कड़ी, जो ग्रामीण विकास एपिसोड की दूसरी कड़ी है, जिसमें बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से इस वेबिनार में उपस्थित सभी दर्शकगण को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आज खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री निर्मल शर्मा जी हैं। इनका भी इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के तहत स्वागत है और इनकी स्वागत आप लोग लिख करके करेंगे अपने बॉक्स में। आज शर्मा जी आपके सामने चर्चा करेंगे ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका। क्योंकि यह ग्रामीण विकास की सीरीज है, ग्रामीण विकास का एपिसोड है, तो इसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में जो शुरू किया था तो बताया था कि ग्रामीण विकास के बहुत सारे डायमेंशंस हैं और एक बहुत बृहद विषय है। इस पे पचासों हजारों लेक्चर भी किया जाए तो कम होगा। उसी की एक कड़ी है जिसमें हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री निर्मल शर्मा जी हैं। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने की बात हम करते हैं, चाहे वह फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उसी के क्रम में एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी बात कही जाती है, इंस्टीट्यूशनल इनपुट की भी बात कही जाती है। और ग्रामीण विकास में जब तक हम इंस्टीट्यूशनल इनपुट की चर्चा नहीं करते हैं, जिसमें कि बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह की चर्चा की जाती है, तो उसी के क्रम में आज हम ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे मेहमान के बारे में दो शब्द कह दूं। श्री निर्मल कुमार शर्मा जी एक बैंकर हैं, वेटरन ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। वर्तमान में ये पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दिल्ली ब्रांच के, दिल्ली शाखा के। और इसके पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली प्रदेश, और लगभग 35 वर्षों से ये बैंक की सेवा करते रहे हैं। ये अर्थशास्त्र से एमए हैं, एक अर्थशास्त्री भी हैं, एक समाजशास्त्री भी हैं। चूंकि ये एक सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज में रह करके बड़ी गहराई से समाज को देखे हैं। इसके साथ साथ ये एक गांव से भी संबंध रखते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं और गांव को भी इन्होंने बचपन की जो गतिविधियां हैं उसको बहुत तरीके से देखा है। गांव की गहराई को भी नापने का इन्होंने प्रयास किया है। और आज हमारे बीच हैं ये श्री शर्मा जी बहुत सारे संस्थाओं के मेंबर्स भी हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक पीएफ ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी हैं। ग्रेचुटी है पंजाब नेशनल बैंक, उसके भी ये सदस्य हैं। इसके साथ साथ शालीमार गार्डन कल्याण समिति के एक प्रेसिडेंट भी हैं। और इस तरह से बहुत सारे सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में सदस्य हैं और सामाजिकता ही इनकी पहचान है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहेगा, सामाजिकता नहीं होगा, वह ग्रामीण विकास को कैसे समझ सकता है। तो ऐसे परिवेश में हमारे बीच आप निर्मल शर्मा जी हैं, जो एक बैंकर के साथ साथ एक अर्थशास्त्री हैं, एक समाजशास्त्री हैं और ग्रामीण विकास के भी भिन्न भिन्न डायमेंशंस को, भिन्न भिन्न आयाम के बारे में आप जानते हैं। और गांव के विकास में बैंकों की ही तो भूमिका है। बैंक के द्वारा ही गांव का विकास शुरू हुआ है। पहले बैंक का प्रारूप अलग था। अब इस सब के बारे में हमारे श्री शर्मा जी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बैंकों के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्र में बैंक कार्य करते हैं, किस किस तरह से ग्रामीण लोगों को, किसानों को फायदा करा सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण विकास में केवल एक कृषि ही नहीं आता है। एक कृषि जो आया वो तो फार्म सेक्टर हुआ, और दूसरा नॉन फार्म सेक्टर भी है, गैर कृषि गतिविधि भी ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। तो जो हमारा बैंक की भूमिका है वह ग्रामीण क्षेत्र के विकास में
कृषि क्षेत्र के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र के भी विकास की बात की गई है, की जाती है। तो आप सुनिए, शर्मा जी 30-35 मिनट में अपनी बात सुनाएंगे, फिर आप लोग को कुछ प्रश्न होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न का जवाब ये आपको बताएंगे, उत्तर देंगे, और फिर इसके बाद हम 1 घंटे में इसे खत्म करेंगे। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपनी बात रखें। श्री निर्मल धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद। वेबिनार में उपस्थित सभी सज्जनों का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर दिलीप को कि जिन्होंने ये मौका उपलब्ध कराया। उन्होंने जो मेरा परिचय दिया है उसमें कुछ संशोधन मुझे करने हैं। मैंने पंजाब नेशनल बैंक में 36 साल सेवा की है और 36 साल की इस सेवा में पंजाब नेशनल बैंक के विभिन्न पदों पर और प्लेटफॉर्म्स पर रहा। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ग्रामीण परिवेश रहा है, शिक्षा भी का भी अधिकांश अंश ग्रामीण परिवेश में ही हुआ, और उस परिवेश से चल के अचानक शहरी प्रवेश में आए। कॉलेज यहां से किया, जब उस समय दिल्ली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली कॉलेज होता था जिसको आज जाकिर हुसैन कॉलेज कहते हैं, और उस परिवेश से निकल के एमए इकोनॉमिक्स किया, बैंक की सेवा ज्वाइन की, और बैंक में सेवा करते करते एक कर्मचारी आंदोलन को ज्वाइन किया। आज भी मैं उसका कार्यकारी अध्यक्ष हूं। लंबे समय तक 12 साल तक मैं उसके महासचिव के पद पर रहा। और चूंकि विषय ऐसा था कि ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका, तो जब ये आदेश कहूंगा, मैं अनुरोध तो नहीं कहूंगा, डॉक्टर साहब से आया, हालांकि मेरे से उनमें छोटे हैं पर चूंकि ज्ञान में बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं उनका हमेशा ही उधर से आदेश ही आते हैं कि आपने इस विषय पर चर्चा करनी है। तो मैं इस चर्चा के लिए मैंने अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार किया, और तैयार करने के बाद आप सब सदस्यों के सामने मैं उपस्थित हूँ। मैं पंजाब नेशनल बैंक के पीएफ पेंशन ट्रस्ट बोर्ड पर रहा हूँ। आज की डेट में पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन दिल्ली एक हमारी संस्था है जो कामगारों के हितों को देखती है, और उसका मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और इसकी एक अपैक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत 80-82% वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है और उनके हितों का ध्यान रखती है। अब जब हितों का ध्यान रखती है, और आज भी हम बैंक से जुड़े ही हैं क्योंकि हमारा जो पेंशन का आमदनी वो बैंक से ही आता है, तो बैंकों की समाज के साथ क्या संलिप्तता है, क्या जो आज की आर्थिक नीतियां आ रही हैं उनके चलते चलते जो बैंकों के मूलभूत ढांचे में बदलाव हो रहे हैं, उन सारी चीजों के चलते चलते, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये एक बहुत बृहद विषय है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। आज की डेट में जैसा कि मुझे निर्देश किया गया, जैसा मुझे आदेश दिया गया है कि मैंने अपने आप को ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका के ऊपर इस डिस्कशन को रखना है और शुरुआत करना है। मैं मोटे तौर पर चर्चा पर आने से पहले, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूं, पर बहुत ज्यादा आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाना चाहता। मैं एक आम नागरिक के नजरिए से जो मैंने समझा है, बैंकों की भूमिका को समझा है, जो उसके कुछ गुण समझे हैं, जो उससे जो बढ़ोतरियां हुई हैं, जो उसकी अच्छाइयां हैं, उनके आकलन के बाद, और उसमें जहां जहां सुधार की जरूरत है, जहां जहां उसमें कमियां हैं, उसके बारे में एक बेबाक अपनी राय रखना चाहूंगा। तो पुनः इस बुद्धिजीवियों की, प्रबुद्ध जीवियों के वेबिनार में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूं। आप भारतीय अर्थव्यवस्था को आज की डेट में लिया जाए तो आज भी भारत पूरे विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है। अगर आप देखें कि हम क्षेत्रफल के हिसाब से 7वीं पोजीशन में है, पॉपुलेशन के हिसाब से हम 2nd पोजीशन में है, और स्टिल एज ऑन डेट about 60% of the Indian population is still dependent on agriculture. Agriculture is their main profession. और चूंकि कृषि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक व्यवसाय है, ये अपनी कुछ कमियों से भी ग्रसित होती जा रही है। अब जैसे एक भूमि का टुकड़ा है, उसकी
कहीं ना कहीं डिवीजन हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ। और आप देखें तो लैंड होल्डिंग्स की आज की डेट में स्थिति ये है कि वो बहुत ही छोटी से छोटी होती गई। और जो आज भी छोटी से छोटी होती गई तो एक फौरी तौर पर समस्या ये आई कि इस छोटी जोत को आर्थिक रूप से कैसे वायबल बनाया जाए। छोटी जोत है, छोटा प्लॉट है, छोटी खेती है, इसमें किस तरीके से हम नए साधन की खेती करें, नए इक्विपमेंट्स को यूज करें, उससे कैसे नई आमदनी बढ़े। और ये विषय रहा, और ये विषय रहा क्योंकि मेरा मानना यह है कि 60% जनसंख्या की जब तक क्रय शक्ति बढ़ेगी नहीं, वो क्रय शक्ति जितना if you don't increase the purchasing power of farmers, if you don't increase the incomes, agricultural incomes, it will not remain an attractive profession, and ultimately people like me, Dr. Saab or others will migrate from villages to cities in search of their livelihood. एक बात। दूसरी बात, और अगर इस पोर्शन को आप देखें, आज की डेट में हम एक कोविड-19 के दौर से निकल के आए, और इस चर्चा को जब हम कर रहे हैं तो आज भी कोविड-19 के पुनः आगमन की कहीं ना कहीं दस्तक है। और इस कोविड-19 ने सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं किया, अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, विशेष रूप से कृषि की स्वास्थ्य को प्रभावित किया। मैं एक बैंकर हूं, रिटायर्ड बैंकर हूं, मुझे मेरी पेंशन मिलती रही तो मेरी आर्थिक रीढ़ के ऊपर वो चोट नहीं पहुंची जो एक आम आदमी की रीढ़ के ऊपर पहुंची। एक किसान जिसके 2 बच्चे खेत में थे, 2 बच्चे शहर में कहीं नौकरी करते थे, रोजगार बंद हुआ, वो भी गांव में पहुंच गए। वो जोर भी उन चारों का उस गांव में पहुंच गया। अब इस स्थिति में इस से कैसे अर्थव्यवस्था को उबारा जाए, इसके लिए बहुत सारी सरकारें बहुत सारे फंड्स इंजेक्ट कर रही हैं, बहुत सारे सोर्सेज कर रही हैं। और मैं अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते इतना तो कह ही सकता हूं कि भाई किसी भी देश में गवर्नमेंट के पास मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए 2 साधन होते हैं कि एक तो वो अपना गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन को बढ़ाए, और एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए अगर आप देखें तो 60% जनसंख्या हमारी कृषि पर है, और कृषि पर अगर आधारित है तो इस दौर में कृषि प्रभावित हुई, बोई नहीं गई, बोई तो कटी नहीं, कट गई तो फिर वो अनाज जो है उसके लिए बाजार नहीं, और बाजार नहीं तो उस अनाज पर के ऊपर जहां 2 आदमी आश्रित थे वहां 4 आदमी आश्रित हो गए। ऐसे में बैंकों की भूमिका क्या हो, ये तो भविष्य की बात है। किसी भी चर्चा में कि हम 2 आयाम बनाते हैं, एक आयाम हम पास्ट बनाते हैं, एक प्रेजेंट बनाते हैं, और एक फ्यूचर स्ट्रेटेजी रखते हैं। अगर हम पास्ट में जाएं तो एक बात बड़ी स्पष्ट सी है कि होश जब हमने संभाला, मैंने अपनी शिक्षा 8वीं तक गांव में ही ली है, और गांव में जब मैंने होश संभाला तो फाइनेंस का सिर्फ एक ही तरीका होता था, गांव के प्रधान जी या गांव का जमींदार। किसी को भी एग्रीकल्चर फाइनेंस की जरूरत है, वो गांव जी के प्रधान जी के पास जाएगा, अंगूठा लगाएगा, जमींदार के पास अंगूठा लगाएगा, फाइनेंस लेकर वापस आएगा। उस समय बैंकों की भूमिका 47, 48, 49, 50, 50, 51 की अगर आकलन करें तो कृषि वित्त में बैंकों का सहयोग 1% और 2% तक ही सीमित था। 98% जमींदार के यहां से आता था, और जमींदार के यहां से कैसे आता था, उसमें क्या क्या बुराइयां थी, सारी बुराइयां ही थी, उसकी कुछ अच्छाइयां थी या नहीं थी, ये एक अलग बहुत बड़ा विषय निकल जाएगा, मैं वहां भटकना नहीं चाहता। लेकिन वहां से चलने के बाद 1969 में जब लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने
बैंक्स को नेशनलाइज किया तो बैंक्स को ओपन एक नए माहौल में डाला और एक नए माहौल के साथ एक नई योजना, नए उद्देश्य, नए काम के बिंदु बैंकों के सामने रखे। क्योंकि जब बैंक प्राइवेट थे, एक बड़ी सीधी सी बात थी, जब भी कोई वित्तीय संस्था प्राइवेट हाथों में होगी उसका फंक्शन क्या होगा? अल्टीमेटली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैंक इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स इन मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। पब्लिक से पैसा लेना है, उसको कम ब्याज देना है और उससे ज्यादा ब्याज पे आगे देना है। जब प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक की बात है तो प्राइवेट सेक्टर्स में जितने भी ये जेके का बैंक है, ये महाराजा पटियाला का बैंक है, इन बैंकों ने छोटी छोटी पूंजियां जो बचते थी उन सबको अपने यहां इकट्ठा किया और उसको अपने विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलप ग्रोथ के लिए उन्होंने यूज किया। इस दौर से बदल के जब हम राष्ट्रीयकरण के जब हम दौर पर आए तो राष्ट्रीयकरण दौर के बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कृषि विकास, ग्रामीण विकास, क्योंकि जब हम ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास बगैर कृषि विकास के नहीं हो सकता, तो टारगेट पर रखा कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट कैसे एक आम किसान को बिल्कुल सहज तरीके से, सुलभ तरीके से, सस्ती ब्याज पर, बगैर किसी बहुत ज्यादा हीला हवाले के उपलब्ध कराई जाए। लेकिन वो दौर जब चलता आगे आया तो आज की डेट में देखें तो बैंक्स ने जो फाइनेंस किया एग्रीकल्चर को, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो उन्होंने मेथड रखे। एक तो कमर्शियल बैंक्स डायरेक्टली फाइनेंस फॉर agriculture purpose. There are targets which are given by the government. At present, every nationalized bank has a cap that at least 18% of its total advances should be for agricultural purposes for the development of the village economy. अब यहां से जब ये स्थिति आ गई, इसके साथ साथ एक इनडायरेक्ट फाइनेंस है। इनडायरेक्ट फाइनेंस में आपके कोऑपरेटिव्स बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, और इन रूरल बैंकों ने सरकारी बैंकों से ज्यादा किसान के या कृषि उत्पाद में लगे हुए लोगों के करीब जाकर अपना कार्य करने का प्रयास किया। और इन प्रोसेस के चलते चलते एक, ये अभी आकलन पर मैं नहीं आऊंगा, अभी मैं एक आम आदमी की तरह सिर्फ ये समझ रहा हूं कि हमारा ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका में हमने कहां से कैसे इस कड़ी को जोड़ के अपने अंतिम चरण में पहुंचना है। पहली बात, ग्रामीण विकास बगैर कृषि के विकास के नहीं हो सकता। कृषि विकास के लिए, जैसा कि सारे अर्थशास्त्रियों को पता है कि उत्पादन के 4 आपके पास फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड इज देयर, कैपिटल इज रिक्वायर्ड, लेबर इज देयर, एंटरप्रेन्योर इज देयर, वो किसान उद्यमी भी है, मजदूर भी है, जमीन उसकी अपनी है, पुश्ते नहीं है, पूंजी चाहिए। बगैर पूंजी के अभाव में बीज नहीं होगा, खाद नहीं होगी, फसल नहीं होगी, पानी नहीं होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज कैसे डेवलप होंगी। इस सब के लिए जो वित्त या फाइनेंस की जरूरत थी, उसमें बैंकों ने सीधे सीधे 2 तरीके से फाइनेंस किया, एक डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके से कमर्शियल बैंक क्रेडिट, इनडायरेक्ट तरीके से क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय कोऑपरेटिव्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। अब यहां से चलने के बाद जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन यहां भी अब 2 कैटेगरी निकल के आती है, 2 श्रेणियां निकल के आती है। एक तो वो ग्रामीण जनसंख्या, पॉपुलेशन, ग्रामीण वाशिंदे जो मुख्य रूप से 47, 48, 50, 51 के दौर में भी किसान थे और आज भी किसान हैं। एक ग्रामीण परिवेश की जनसंख्या का वर्गीकरण और हुआ कि जो 50, 51, 52, 55 में किसान थे और उस किसान के काम को करते करते कुछ शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करके शहर में आके एक रोजगार उन्होंने ले लिया। अब रोजगार के साथ साथ
कृषि भी उनके पास है, क्योंकि पुश्तैनी जमीन है। और आप बिहार और उत्तर प्रदेश की भावनाओं को जानते हो कि कुछ भी हो जाए, जमीन का कितना ही छोटा टुकड़ा हो, जो दद्दा छोड़ के गए हैं, जो पिताजी छोड़ के गए हैं, वो अपने पास जरूर रखनी है, उसका कोई हिस्सा कम नहीं होना। पीढ़ी दर पीढ़ी वो अगर बढ़ती भी गई है और वो कोई इकोनॉमिक वायबिलिटी या कोई प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने वाला यूनिट नहीं रह गया, तब भी मुझ शहरी किसान ने, जो कि ऑलरेडी, जो कि पहले से ही किसी न किसी रोजगार में लगा है, उसको छोड़ा नहीं, उसे अपने पास रखा। तो जिसने, जो सेकेंडरी किसान की कैटेगरी में आया, जिसे दूसरे उच्च किसान की कैटेगरी में आपने डाला, उसको फाइनेंस की कम जरूरत हुई। जरूरत किसके पास रह गई? जो आज भी खेती में लगा हुआ है। अब खेती में लगा हुआ, खेती व्यवसाय मौसमी है। खेती, दी ग्रेटेस्ट इशू इज कि यू डोंट फाइंड वर्क फॉर 12 months इन एग्रीकल्चर। सीजनल वर्क है, सीजनल काम है। सीजनल काम जब शुरू होगा तो कुछ, जब काम है तो सारे काम में लगे, और जब काम नहीं है तो 4 महीने खाली बैठे हैं। अब उस खाली बैठे में क्या किया जाए? तो अगर विकास के नजरिए से, वित्त के नजरिए से हम देखें तो बैंकों की भूमिका को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो नॉन फार्म फाइनेंस फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज। नॉन फार्म एक्टिविटीज, आप अपनी खाली समय में भैंस पालिएगा, गाय पालिएगा, मुर्गी पालिएगा, शहद की मक्खियां पालिएगा, मछली पालिएगा, और इस तरह के जो भी विकल्प, जो छोटे छोटे उद्योग जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की किसी समय में रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, उनके लिए वित्त उपलब्ध कराना। उनके लिए वित्त उपलब्ध होगा, किसान के लिए बाजार उपलब्ध होगा, तो फिर कहीं ना कहीं किसान की आमदनी बढ़ेगी। और यहां भी देखिए, यहां भी बैंकों ने, विशेष रूप से कमर्शियल बैंकों ने, जैसे जैसे बहुत सारी स्कीम्स के तहत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आज की डेट में अगर आप देखें तो बैंकों ने नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए अपनी ओर से प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन कंसेप्ट के तहत आज किसान को अन्य कामों को सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, उनको ये व्यवस्था दी है कि वो क्या काम कर सकते हैं, कितनी उनके पास जमीन है, उसमें भैंस रखना फायदेबल है, गाय रखना फायदेबल है, जिसे आप अगर अंग्रेजी शब्दों पे जाएंगे तो डेयरी एक्टिविटी कह दें, पर चूंकि ग्रामीण विकास की बात है, मेरा प्रयास होगा कि मैं उसी शब्द और उसी भाषा और उसी परिवेश में रहूं जो मेरी जमीन और मिट्टी से जुड़ा है। उस मुर्गी पालना है, बकरी पालना है, उसके लिए कहाँ उसके पास स्पेस है, या मधुमक्खियां पालनी है, इन सारी चीजों के लिए भी आज की डेट में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट के तहत बैंकों ने न केवल फाइनेंस देना शुरू किया है। फाइनेंस की तो एक अलग बात है, बैंकों की जो वहती भूमिका है वो ये है कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, डेवलप करना, उसमें कुछ अपने लोग, कुछ विशेषज्ञों को चयनित करना, उन्हें इस काम के लिए एंगेज करना, एनजीओस को एंगेज करना और सामाजिक संस्थाओं को उसमें एंगेज करना कि वो जो गांव में खाली वक्त में जब कृषि का कार्य नहीं है, जो भी उपलब्ध श्रम है उस श्रम को एक ट्रेनिंग दें और इस तरीके से बताएं कि आप अपने खाली समय में इस जमीन के साथ, इस उपलब्धता के साथ, इस जलवायु और पानी की उपलब्धता के साथ आप ये कार्य कर सकते हैं। और उसकी मार्केटिंग में भी कहीं ना कहीं लोगों का, कहीं ना कहीं बैंकों की भूमिका है। एक बात, नॉन फार्म एक्टिविटीज सिंस it has been started, the concept is not very old. This concept was not say 20-30 years ago. Some framework was there. कुछ कागजों में कुछ चीजें थी, कागजों में कुछ रूपरेखाएं थी कि कृषि में, कृषि वित्त के अलावा
ग्रामीण विकास को एक गति देने के लिए कृषि में, कृषि के अलावा जो उसके साथ जुड़े हुए कार्य हैं उन्हें और आप शुरू करें। बहुत सारे, हैंडलूम, पावरलूम, टाइनी सेक्टर, रूरल आर्टिशियन हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी, हनी बी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा जो वित्त आया वो वित्त चाहिए हमें कृषि की मुख्य क्रियाओं के लिए, एक्टिविटीज के लिए। कृषि की मुख्य क्रियाएं क्या हुई? खेती को कृषि योग्य बनाना है, जोड़ना है, बोना है, उससे पहले खाद डालना है, बीज का इंतजाम करना है, बीज के बाद इरिगेशन फैसिलिटीज करनी है, इरिगेशन फैसिलिटीज के बाद कोई कीड़ा लग जाए तो कैसे आप इंसेक्टाइड्स को टैकल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां लेके आएंगे, किस तरीके से वो फसल तैयार हो, उसका शेडीकरण, वर्गीकरण कैसे हो और उसके बाद वो बाजार तक कैसे पहुंचे, आज बैंक इसकी भी जिम्मेवारी है। तो इन एक्टिविटीज में चलते चलते बैंकों ने जो भी अपनी भूमिका निभाई, उसमें एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, और वो आंकड़े ही कहते हैं कि अगर हम 1950-51 में 1 या 2% से आज 62% के आसपास, 60% से अधिक एग्रीकल्चरल फाइनेंस अगर हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंकों ने अपनी भूमिका को बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं बैंकर हूं, मैंने ग्रामीण परिवेश में बैंक की शाखाओं में काम किया है, वहां आने वाले मेरे परिवार के, मोहल्ले के, टोले के अशिक्षित किसान, कुछ शिक्षित किसान, कम शिक्षित किसान, उनसे क्या व्यवहार एक शहरी मैनेजर जो वहां पे पोस्ट हुआ या जो ऑफिसर वहां पे पोस्ट हुआ उसका होता है, क्या उसको समस्याएं आती हैं, ये एक अलग विषय है। पर फिर भी आंकड़ों के मद्देनजर इस तथ्य से कहीं भी मना नहीं किया जा सकता कि बैंकों ने अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास किया है और उसको इस दौर में बढ़ाकर हम 62% तक लेकर आए हैं। और उसके बाद आप देखें कि बैंकों ने एक और काम किया, जैसा मैंने अपनी बातचीत में पहले कहा कि भाई उत्पादन के लिए आपको 4 उत्पादन के साधन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अब गांवों में जो छोटी छोटी बस्ती होती थी, देखिए अर्थशास्त्र शुरुआत यहां से होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 मूलभूत क्रियाएं होती है: उत्पादन, उपभोग और कैपिटल फॉर्मेशन, या आप प्रोडक्शन कहते हैं उसे। उत्पादन में से जो उपभोग में आ गया, उसका जो अतिरिक्त बचा, जो सरप्लस बचा, सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ओवर कंजम्पशन विच इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इज कैपिटल फॉर्मेशन। और ये तीनों मूलभूत क्रियाएं हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ भी हो, चाहे वो विकासशील हो, विकसित हो या अल्प विकसित हो, उन तीनों में ये तीनों बेसिक एक्टिविटीज होती है। बैंकों ने एक काम और किया है, बैंकों ने कोशिश की है कि हर आदमी के पास जाकर एक उसको प्रेरित किया जाए कि वो बैंकों में आके अपना एक अकाउंट खोले। अब बहुत सारे कंसेप्ट आ गए, नए कंसेप्ट आ गए हैं, बिकॉज आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ reforms, banking reforms in 1991 by the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh, who was also the Prime Minister, ex-Prime Minister of our country. उन्होंने एक जो दिशा दी, एक जो रिफॉर्म्स उन्होंने किए, उस रिफॉर्म्स के चलते चलते प्रयास ये किया कि बैंक की शाखाओं का विस्तार हो, बैंकिंग सुविधा गांव के हर कोने तक पहुंचे और वो सुलभ भी हो, सस्ती भी हो और सहज भी हो। इस प्रयास में बैंक आज भी लगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सफल हुए, मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है। उसके लिए उन्होंने नए रिफॉर्म्स के चलते चलते एक नया कंसेप्ट शुरू किया, ब्रिक एंड मोटर कंसेप्ट। एक छोटे से झोंपड़े में कहीं एक
प्रतिनिधि बिठा दिया, बोर्ड लगा दिया कि आप इतने तक का आप पैसा रिसीव कर सकते हो, इतने तक का पेमेंट दे सकते हो, उसके ऊपर बैंक आपको कमीशन देगा। बैठा हुआ व्यक्ति गांव का ही कोई व्यक्ति है, उसी एरिया का कोई व्यक्ति है, वही इन क्रियाओं को कर रहा है, और इन क्रियाओं को संपादित करने के बाद जो भी उसके पास सरप्लस आया वो बैंक में जमा किया, बैंक ने उसको उसके बदले में कमीशन दिया। और ये क्या प्रयास था? ये प्रयास था कि एक किसान जिसकी शिक्षा उतनी उन्नत नहीं है जितनी होनी चाहिए, बैंक में घुसने से पहले एक आदमी को तलाश करता है कि मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो कि मैं बैंक एक बड़ी बिल्डिंग में जा रहा हूं, वहां कुछ बाबू बैठे हैं, कुछ बड़े से रजिस्टर हैं, आज की डेट में तो रजिस्टर की जगह कुछ कंप्यूटर्स आ गए हैं, और उस परिवेश में मैं किससे पूछूंगा भाई मुझे अकाउंट खुलवाना, मेरा अकाउंट कैसे खुलेगा? इसका एक विकल्प निकाला। उसी गांव में, यहां उसी गांव में किसी भी बैंक का एक अकाउंट खोला जाए जहां से वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करे। दिल्ली में उसका कोई साथी बैठा है, अगर वो उसके अकाउंट में यहां जमा कराता है तो वो पैसा उसके खाते में पहुंच जाए, वहां से पेमेंट भी करे, फेमिलियरिटी बढ़े, वहां अकाउंट खोलने की सुविधा दी गई, ताकि जो बस्ते हैं, जो ग्रामीण बस्ते हैं, उन बस्तों को जमा करके उसे मूल रूप से जो देश का कैपिटल फॉर्मेशन है उसका एक हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, इकोनॉमिक्स बड़ी साफ कहती है, आपने 10,000 कमाए, 2,000 बचाए, और अगर 2,000 वो बचा के आपने मसाले के डब्बे में बंद कर दिए और वो उसमें बंद पड़े रहे 1 साल तक, तो दिस अमाउंट ऑफ 2,000 टेंटा अमाउंट्स टू लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। अगर ऐसे 2-2 हजार की बहुत सारी बस्तें बैंक में आएंगी, स्वाभाविक है बैंक आपसे लेगा तो आगे कहीं एडवांस करेगा, किसी को ऋण देगा तो वो एक उत्पादक प्रक्रिया में लगेंगे, और इस उत्पादक प्रक्रिया में चलने के बाद विकास आएगा। ये भी बैंकों ने किया है, और मैं पहले कह चुका हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट में आज की डेट में बैंकों की महती भूमिका है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर क्रॉप इनोवेशंस, periodicity of the crops has been reduced. The number of crops which a farmer used to cultivate in his agricultural farms has been increased. वो किसान जो पहले 2 फसल लेता था आज प्रयास करता है 3 फसल, और इन 3 फसलों के भी बीच में अगर कहीं पर 1 महीने की कोई ऐसी सब्जी की, फल की, फूल की कोई ऐसी क्रॉप पैदा कर सकता है जरा से परिवर्तन से, जरा से ट्रेनिंग से, तो उस पर भी जाते हैं। उसके बाद पूरी जिम्मेवारी ली है बैंकों ने। इन प्रोड्यूस को, जो नई क्रॉप पैटर्न्स, क्रॉप इनोवेशंस को जो बदला गया है, उसके पीरियड को कम किया गया है, बैंकों ने ये जिम्मेवारी ली है कि उनके जो प्रोड्यूस आएंगे उनकी मार्केटिंग में भी बैंक जो है आपको फाइनेंस करेगा। और देखिए, फाइनेंस के बगैर कोई भी एक्टिविटी चलेगी नहीं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। हम अक्सर इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। एवरीवन नीड्स फाइनेंस। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑल्सो नीड्स फाइनेंस। और फाइनेंस भाई वो कौन सा फाइनेंस जो सस्ता हो, और सस्ता फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक ने कैसे? सीधे सीधे दिया। गवर्नमेंट की तरफ से एक निर्देश आया कि आपने अपने एडवांस का कम से कम 18% एग्रीकल्चर पर्पज के लिए देना है। इनडायरेक्ट तरीके से बैंक ने रीजनल रूरल बैंक्स को स्पॉन्सर किया, वहां उनकी जिम्मेवारियां ली और उनसे कहा कि आप सीधे ग्रामीणों के बीच में जाइएगा, आपका काम सिर्फ एक है, आपने एक ही काम देखना है कि आपको इस रीजन की रूरल डेवलपमेंट करनी है, और जो भी इनकी जरूरत है वो एक्सक्लूसिवली आपने डील करनी है। इन सब के चलते चलते ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास भी हुआ है। इस तथ्य से कोई भाग नहीं सकता, इसे हम नकार नहीं सकते। कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये एक विश्लेषण का, बहस का
मुद्दा हो सकता है, पर यह मुद्दा नहीं है कि बैंक ने कहीं ना कहीं बैंकों के ग्रामीण प्रवेश तक पहुंचने के बाद ग्रामीणों के वित्त करने की क्षमता को बैंकों ने सुधारा है और एक प्रयास किया है कि वो खुद चलकर ग्रामीणों के पास पहुंचे। आज की डेट में टारगेट्स है। मुझे आज भी याद है जब मैं बुलंदशहर की एक छोटी सी ब्रांच में पोस्टेड था तो वहां टारगेट आते थे, इतना आपने फाइनेंस करना है, डीआरआई में इतना फाइनेंस करना है, ये इतनी सब्सिडी है इस एक्टिविटी के लिए। सरकारी योजना है, सरकारी योजना का अमला है। आपने फूल की खेती शुरू करनी है, आपको रीजनल रूरल बैंक लोन देगा, उसमें 20% सब्सिडी होगी। आप अगर 50,000 का लोन ले रहे हो तो 10,000 की जो सब्सिडी है उसको आपको वापस करने की जरूरत है नहीं। जो 40% है उसमें 20 ये प्रोवाइड करेगा। और बैंकों ने बाकी जो कृषि विकास में लगी हुई एजेंसियां हैं उन सब के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास किया है। एक सिस्टम है, ग्राम सेवक जाएगा, वो जरूरत महसूस करेगा, उसके बाद रिपोर्ट आपको पास आएगी, वीडियो से रिकमेंडेड आएंगी। और आज की डेट में तो दूसरी एक प्रक्रिया शुरू हो गई है कि विभिन्न स्कूलों में जो आवेदन है वो कोई और डिपार्टमेंट लेता है, वो बैंक्स के पास आते हैं इस पैरामीटर के साथ कि इतने अमाउंट तक आपने कोई सिक्योरिटी नहीं ले ली। अगर 10,000 का आपने कोई फाइनेंस करना है तो उसके लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, आपने उसे सीधा सीधा देना है, उसमें ये सब्सिडी है, ये ब्याज की दर है, ये सारी चीजें चलती है। और ये दौर वो भी रहा है कि जिसमें अर्थव्यवस्था में आज हम उस दौर में हैं जिसमें वेयर इन every sector is facing reforms. We have to equip ourselves on all basic parameters to face the international challenges, whether we are in the process of industrial production, whether we are providing banking and insurance or financial services in the agricultural sector. Reforms आएंगे, reforms को आना ही है। Though as a unionist, we have protested some of the reforms which we feel are not in the interest of the masses. Everyone has to understand that India have a population of 126 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या है और उस जनसंख्या का 7% गांवों में है। और उस गांवों के चैनल में एक बहुत तक किसी भी विकास को पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया है, चैनल है। स्कीम बनेगी, वित्त आएगा, वित्त ए से बी की जगह आएगा, बी से सी की जगह में आएगा, और जब डी जो कि फाइनल कंज्यूमर है वहां तक पहुंचेगा तो उसमें कहीं ना कहीं लीकेज भी होगी, छीजनकारी भी होगी। इन सब चीजों को दूर करने के लिए रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। और एग्रीकल्चर में तो अगर आप देखें आज की डेट में, आप गन्ने की खेती को लीजिए, कितनी आसान प्रक्रिया हो गई है। एक समस्या है, मैंने देखा कि मेरे दादा, मेरे चाचा गन्ना काटा, लादा और 4 दिन पहले मिल के बाहर जाके खड़े हो गए। मिल का बाबू है, वो अगर नंबर पहले दे देगा तो पहले घुस जाएंगे, उसको कुछ रिश्वत देनी होगी, फिर वो तोल में कुछ करेगा, उसके बाद पैसा आ जाएगा तो एक चेक आएगा, उस चेक के साथ लिस्ट लगी हुई आएगी 50 किसानों की। वो 50 किसानों को बैंक वाले कब क्रेडिट करेंगे ये उनकी मर्जी। और इस प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इधर उधर होता था। लेकिन आज आपने अपनी जमीन का, मेरे पास इतनी जमीन है जिसे आपके एक किसान ने अपने सारे संबंधित आंकड़े मिल में जाके रजिस्टर कराने, ऑनलाइन कराना चाहता है, ऑनलाइन कराए। मिल के पास पूरा रिकॉर्ड है, इस गांव में, इस तालुके में इतने किसान हैं, इतनी एग्रीकल्चर कल्टीवेटेबल लैंड है, उसमें इतने लोग इतनी जमीन पर गन्ना लगाएंगे। ये भी प्री डिसाइडेड होता है कि वो इतना गन्ना लगाएंगे। और उस गन्ने की पर्ची कैसे आनी है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। पर्ची का मतलब कि आपको एक सूचना आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू पहुंचेगी कि आपने अपने गन्ने को इतना वजन का गन्ना, इतना गन्ना आपने इस तारीख को पहुंचाना है, आपको यहाँ।
किसान अपने काम में लगेगा, भरेगा, डालेगा, आप डाल के तोल के बाहर निकलेंगे, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आज इतनी तारीख को इस किसान ने इस इतने वजन का गन्ना सप्लाई कर दिया। आप घर जाएंगे, भुगतान की एक प्रक्रिया है, जैसे ही उसका भुगतान सीधा ईसीएस के थ्रू बैंक में जाएगा, आपको एक मैसेज आएगा कि आपका ये भुगतान आ गया है। प्रक्रियाएं सुधरी हैं, बैंक हर प्रक्रिया के सुधार के केंद्र बिंदु में है। ग्रामीण व्यवस्था को अगर हमने बढ़ाना है तो स्वाभाविक है बैंकों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जो कर रहे हैं उसमें सुधार जरूर लाना है, क्योंकि मैं इस बात से कभी और इस विवेचना से कभी नहीं भागा कि हमारे पब्लिक सेक्टर्स की कुछ शॉर्टकमिंग्स है। मैं आई एम अ फर्म सपोर्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर। I firmly believe public sector can deliver better as compared to the private sector, which is owned by the capitalist only with the sole aim of earning profits. They are not in service organizations. If you compare, there is a general debate. अगर आप बैंकों की भूमिका ग्रामीण में भी देखें तो आप देखिए कि आप जो शाखाएं खुली हैं आज की डेट में, सारे ग्रामीण परिवेश में 90% के आसपास शाखाएं केवल नेशनलाइज्ड बैंकों की हैं। प्राइवेट बैंकों ने कुछ मजबूरियों बस कुछ ब्रांचेस ऐसे एरिया में खोलने के प्रयास किए हैं कि जहां वो एग्रीकल्चरल एरिया की जरूरत को पूरा कर लें बस, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का एस्पेक्ट बना रहे। सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं है। सरकारी बैंक आज भी सारे काम करते हैं और एग्रीकल्चर में भी वो सारे काम करते हैं। एग्रीकल्चर की वो पॉपुलेशन जो रिटायर होके कहीं गांव में बसा हुआ है उसको पेंशन भी सरकारी बैंक देता है। नहीं, वो तो पूरा ग्रामीण विकास की अगर आप बात करते हैं तो आप केवल एग्रीकल्चर को लेकर नहीं चल सकते। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज भी है, डेवलपमेंट ऑफ अलाइड एक्टिविटीज भी है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेथड्स, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज, मार्केटिंग फैसिलिटीज, स्टोरिंग फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, इन सब के ऊपर सरकारी बैंकों ने काम किया है। और इसमें अभी काफी कुछ बाकी है, पर मेरे ख्याल से समय सीमा है और मैं अपनी बात को इस आशा के साथ आई विल कंक्लूड दैट I would like to give 7 out of 10 marks to the nationalized bank, to the performance of nationalized bank. They have tried their level best to ameliorate, to improve the village economies. ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका है, थी, है और रहेगी भी। मैं यहां इसको कंक्लूड करता हूं। उसमें कुछ सुधार की जरूर आवश्यकता है, पर मैं इस तथ्य को कभी नहीं मानता कि वो अपनी जिम्मेवारी निभाने से पीछे हटे हैं। कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन बैंकों की भूमिका ग्रामीण विकास में हम जहां भी पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, जितने भी पहुंचे हैं, उसमें रही है, रहेगी। इन शब्दों के साथ पुनः आप सबका धन्यवाद। अगर कोई शंका समाधान मेरे लायक हो तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री शर्मा जी। आपने बहुत सरल और बोधगम्य भाषा में हमारे ग्रामीण श्रोतागण जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े हैं, इनको आपने बताया। अब कुछ लोगों की कुछ चाह है, कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं जरा कमेंट्स बॉक्स को देख लेता हूं। और कमेंट्स बॉक्स में अभी हमारे बहुत सारे फेसबुक यूजर्स हैं, चाहे वो रजनीश ठाकुर हों या कृष्ण गोपाल जी हैं, सज्जन कुमार हैं, राजन कुमार हैं, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बातें अपने कही। हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 50% योगदान ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों से प्राप्त होता है। सही आपने कहा है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास की प्रमुख घटना है। अवश्य सही बात है। तो ये सब छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन शर्मा जी मैं ये जानना चाहूंगा कि आम जनता की ओर से आपने व्यावसायिक बैंकों की काफी सिफारिश की,
काफी अच्छा काम किया है, कर रहा है। लेकिन 2018 की एक सर्वे आई है नाबार्ड की, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसने एक अध्ययन किया है कि ग्रामीण गृह स्वामियों के वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन 2018 में प्रकाशित हुई थी, 2017 में वो सर्वे किया था। इसके आधार पर इसने बताया है कि आज भी ग्रामीण जो हाउस होल्ड्स है, जो ग्रामीण गांव में रहने वाले गृह स्वामी हैं या घर के जो मालिक हैं, लगभग 38%, 38% वे लोन के लिए गैर वित्तीय संस्थाओं को प्रेफर कर रहे हैं। गैर वित्तीय संस्थाओं, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस सोर्सेस हैं, लाइक मनी लेंडर्स हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सेठ हैं, साहूकार हैं, बनिए हैं, तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे परिवेश में क्या आपको ये नहीं लगता है कि अभी भी बैंक में कुछ सुधार की जरूरत है, जिससे कि सरल भाषा में ग्रामीण, क्योंकि ये भी आप अवगत हैं कि हमारे यहाँ एक बड़ी जनसंख्या आज भी अशिक्षित है, शिक्षा की जो स्तर भी है वो फॉर्म नहीं भी पढ़ पाते हैं, अभी भी 40-42% महिलाएं इलिटरेट है, जो राम नाम भी नहीं लिख पाती हैं। तो ऐसे परिवेश में आज भी ग्रामीण जो गृह स्वामी हैं वो अपने सोर्स के लिए, अपने वित्त की व्यवस्था के लिए अपने स्थानीय मनी लेंडर्स, स्थानीय जो भू मालिक हैं, या अब तो जमींदार नहीं रह गए हैं, बड़े गांव के सेठ हैं, साहूकार हैं, मनी लेंडर्स हैं, उस पर आश्रित रहता है। तो इसमें क्या लिंकेजेज है और इसके लिए क्या और किया जा सकता है, इसके बारे में आप जरा दर्शकों को ध्यान आकृष्ट करें। साहब, सबसे पहले डॉक्टर साहब एक अहम बिंदु आपने उठाया है, और अगर आप परिचर्चा पर पीछे नजर मारें तो मैंने दो बात कही है। हमने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है, एक स्टेटमेंट मैंने इस दौरान दिया। 38% आज भी जो ग्रामीण हमारी जनसंख्या है, जो हमारे ग्रामीण भाई हैं, वो आज भी अपना जो वित्त का स्रोत है वो जमींदार से ही लेना पसंद करते हैं। उसके कारण है कुछ व्यवस्था की कमी है, कुछ व्यवस्था को लागू करने वालों में कमी है। देखिए, मैंने कहा कि मैं एक बैंकर रहा हूं और मैंने गांव में काम किया है। एक दिल्ली से प्रमोट होके जो अफसर बिहार में आरा रीजन में कहीं गैर दूर की ब्रांच में पोस्ट होता है, वहां जहां नीचे ब्रांच है और ऊपर उसके रहने का स्थान है, एक ईंटों का बना हुआ परिवेश है, उस परिवेश को वो सजा मान के जाता है। और जिस भी कार्य को आप सजा मान के करेंगे उस कार्य में आप परफेक्शन नहीं ला पाएंगे। एक बड़ी ईमानदार स्वीकारोक्ति एडमिशन है। तो पहली बात, वो शहर से आया हुआ बाबू अपनी ग्रामीण पोस्टिंग को, काम करने को एक सजा मानता और ये सोचता है मेरे 2 साल निकले, 3 साल निकले और मैं जाऊं। अगर जो नीतियां हैं उनको वो ईमानदारी से पढ़ के, ईमानदारी से और समर्पित तरीके से ये मान के चले कि मुझे अपने उस जनसंख्या, उस देश के उस हिस्से की सेवा करने का मौका मिला है जो कि कहीं जहां से मैं आया हूं उससे नीचे है, और मैं इनकी मदद करूं, तो वो फाइनेंस 38% भी ऊपर होगा। दूसरा कारण, आज भी ग्रामीण परिवेश में नई शिक्षा नीति आने के बाद भी आपको अशिक्षित हमारे बहन भाई, चाचा ताऊ, छोटे बच्चे मिल जाएंगे। आज भी स्कूल ड्रॉप आउट्स की रेट वहां क्या है, ये आप उत्तर प्रदेश और बिहार आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आंकड़ों के साथ जानते हैं। ऐसे में जब वो बैंक में एक अशिक्षित और सिर्फ नाम लिखने वाला और 8वीं तक पास आदमी जब जाता है तो माहौल को वो आक्रामक पाता है। अगर कोई वहां बैठ के काउंटर पे कहे, आओ चचा कैसे आए, खाता खोलना है, लाइए आप आइए, क्या क्या है आपके पास, आता है, वो बैठता है, काम करेगा और फाइनेंस भी लेगा। अब जब ये होता है, आगे कहां से आगे, किसी पढ़े लिखे को साथ लेके आओ, मुंह उठाया, आगे आपके साथ कुछ है नहीं, आपको क्या बताएं, आपसे क्या सिर मारे, ऐसे खाता नहीं खुलता। मैंने कहा ये हमारी कभी, हम उसे भगा देते हैं और वो भी बड़ी आसानी से जाता है, प्रधान जी के पास जाता है। प्रधान जी 10 दिन बाद बिटिया की शादी है, 10 दिन बाद बीज डालना है, 10 दिन बाद
भैंस के लिए ये लेके आना है, ये दवाई लेके आनी है, और वो कहता लो ये पकड़ो पैसे। आप गए, उसने अंगूठा लगवाया, एक रुक्का लिखा, ब्याज तय की और आपको पैसा दे दिया। व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। तीसरी बात, हमें कहीं ना कहीं जो प्रबुद्ध नागरिक है, जो आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक है, मेरे जैसे प्रबुद्ध नागरिक है, और जो साथी सुन रहे हैं उन जैसे प्रबुद्ध नागरिक है, गांव में भी कुछ ऐसा शिक्षित कृषक है जो आज की डेट में बीए है, एमए है, इससे ज्यादा भी पढ़ा है, और वो नई तकनीक से कृषि भी कर रहा है, उसमें फायदा भी उठा रहा है, सरकारी सुविधाओं का भी फायदा उठा रहा है। अगर वो थोड़ा सा इनिशिएटिव और अपने कर्तव्य को समझे और ये कहे कि मेरे गांव में ये 20% अशिक्षित लोग हैं, इनको मुझे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है, तो बैंक ने तो सुविधा दी है। अरे भाई, जो छोटे छोटे जमा केंद्र गांवों में खोले गए हैं डॉक्टर साहब, वो कोई भी आम आदमी के लिए है, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक। कोई भी आदमी जाए, अपनी क्रेडिटेबिलिटी स्टैब्लिश करे, उसकी प्रक्रिया है और साधारण प्रक्रिया है, बहुत कुछ नहीं है। बैंक इसमें ढूंढ रहे हैं क्योंकि बैंक को इससे कहीं ना कहीं अपनी लागत में कमी मिलती है। वो आप गांव के बीच में जाएं, एक वहां खोलें, जमा केंद्र खोलें, आप 10,000 तक जमा करा सकते हैं, 15,000 तक निकाल सकते हैं, वहां भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहां भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। इन सब के ऊपर हमें काम करना होगा, और चूंकि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, समाज में इस प्रेरणा की जरूरत है कि केवल अपने आप को ना देखें, आपके पीछे जो आपका भाई खड़ा है उसको भी आगे लाने का प्रयास करें। अगर ये दोनों चीजें मिलेंगी तो ये प्रतिशत 100% नीचे आएगा। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत कुशलता के साथ इन प्रश्नों का जवाब दिया। तो मैं अब 4-5 मिनट में मुख्य बातें बताता हूं जो शर्मा जी ने कहा। बैंक के सरल सरल भाषा में बहुत सारे फायदे हैं, और जब बैंक राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उससे और फायदा हुआ। और 1991 में जब आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया चली श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, तो उसके द्वारा और बैंक का विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक का विस्तारीकरण हुआ, जिससे कि गांव के लोग बहुत लाभान्वित हुए, हो भी रहे हैं और भविष्य में होंगे भी। साथ साथ बैंक का जो बैंकों की भूमिका, तो ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे भी 3-4-5 लेक्चर्स होंगे तो कम ही होगा। अब चूंकि एक नाबार्ड है जो गांव के विकास के लिए विशेषकर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जिसकी भूमिका होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें, गांव वाले विशेषकर। आज नाबार्ड के द्वारा जो उसकी भूमिका मुख्य रूप से है, वह विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रहा है, जो 2020 के तहत 916 गांवों में 421 डिस्ट्रिक्ट्स में और 25 स्टेट्स में यह अपना प्रोग्राम चला रहा है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इससे भी गांव के लोग हैं उस कार्यक्रम में जुड़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। इसके साथ साथ रूरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए वह इनोवेशन का काम करता है, शोध का भी काम करता है, आपके लिए आविष्कार भी तरह तरह का करता है, वो आपके लिए एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कराने के लिए आपको सुविधा देता है। जो वह फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी फंड की भी व्यवस्था करता है नाबार्ड आपके साथ साथ। उसका कुछ अम्ब्रेला प्रोग्राम भी है जो कि बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके साथ जो गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम हैं उसको भी नाबार्ड काफी तरीके से कार्यान्वयन करती है, जैसे कोल्ड स्टोरेज। ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी आज किसानों की समस्या है, उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सैकड़ों टन अनाज बर्बाद हो जा रहे हैं, चाहे वह गोदाम के अभाव के कारण हो या अधिकारी के रख रखाव के कारण हो। ऐसे परिवेश में नाबार्ड ने अभी 1576 कोल्ड स्टोरेज उसके अभी देश के भिन्न भिन्न रूरल एरियाज में है। साथ साथ रूरल गोडाउन्स 13,019 रूरल गोडाउन्स अभी भारत के भिन्न भिन्न काम में क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ओनियन गोदाम्स, जो प्याज के लिए भी अलग खास तरह का गोदाम होता है, तो जो नाबार्ड है वह 213 भारत में भिन्न भिन्न राज्यों में गोडाउन्स भी बना रखा है। और नाबार्ड का जो ब्रांचेज हैं, मार्च 2020 तक 32 रीजनल ऑफिसेस इन द कंट्री है। भारत के हर राज्य में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर राज्य के जो कैपिटल के साथ साथ
और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रीजनल ऑफिसर्स बने हुए हैं। इसके साथ आप लोग जो हमारे गांव के जो ग्रामीण परिवेश के जो उद्यमी हैं या युवा लोग हैं, ये लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड जो है वह 4000 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस चला रहा है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हैं। तो सबसे बड़ी है कि ग्रामीण विकास के लिए जो नाबार्ड का कंसेप्ट है कि गांव में लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके समन्वित रूप से कार्य करें, जिस पर 60, 70, 75, 80% तक नाबार्ड सब्सिडी भी दे रही है और इस पर काम कर रही है। इसके साथ साथ नाबार्ड का एक ऑब्जेक्टिव है वाटर स्टेट अप्रोच, क्योंकि गांवों में सिंचाई की अभी भी असुविधा है, अभी भी 40% से ज्यादा हमारा सिंचित लैंड नहीं है। ऐसे परिवेश में वाटर स्टेट मैनेजमेंट के माध्यम से जो पानी बरसात में होने के बाद वह नहर तालाब होते हुए, नदी नाले होते हुए समुद्र में चले जाते हैं, तो उस गांव के पानी को गांव में, खेत के पानी को खेत में रोकने के लिए वाटर स्टेट डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। तो वाटर स्टेट अप्रोच भी नाबार्ड का एक है। इसके साथ साथ ट्राइबल कम्युनिटी के भी डेवलपमेंट्स के लिए ट्री बेस्ड सिस्टम्स है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नाबार्ड जो है वह स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कोऑपरेट करता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को भी ऑपरेट करता है और रीजनल रूरल बैंक्स भी करता है। अब रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, छोटे छोटे जगहों पर प्राय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो बैंक बने हुए हैं, जो छोटी छोटी गांव के लोगों की जो सेविंग है उस सेविंग को जमा करता है और उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से या एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से वह उनको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कराता है, खाद बीज फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड कराता है, और जो मनी लेंडर से जितने रेट में आप ब्याज लेते हैं उससे कम ब्याज में भी, चीपर ब्याज पर भी आपको सेवा देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ वह आपको क्रेडिट जो देती है रूरल रीजनल रूरल बैंक, वह जो वीकर सेक्शंस हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक वगैरह तो बहुत सारे एसेट्स खोजते हैं, लेकिन रूरल रीजनल रूरल बैंक वगैरह हैं वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उसको भी वह लोन मुहैया कराता है। इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बैंक का काम है, क्योंकि बैंक में तो एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है। इसके साथ साथ कृषि के अन्य क्षेत्रों में जो शर्मा जी ने विस्तृत रूप से चर्चा किया, नॉन फार्म सेक्टर्स में, जिसमें बकरी उद्योग है, मछली उद्योग है, मुर्गी उद्योग है, पशुपालन उद्योग है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टमटम गाड़ी, ट्रैक्टर्स, इस सब चीजों पे वो आपको लोन मुहैया कराती है और सस्ते दर पर कराती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो रीजनल जो बैंक हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, यह आपको डोर टू स्टेप आपके जो दरवाजे तक पहुंच करके आपकी सेवा देने के लिए तैयार है। इसके साथ आप लोग अवगत होंगे कि हर बैंक अपना कुछ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रखता है जो कृषि के लिए विशेष प्रकार की इक्विपमेंट की वह वेरीफाई करके वह उन लोगों को ऋण मुहैया कराता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक आपके लिए बहुत उपयोगी है। बैंक के साथ आप जनता कोऑपरेटिव बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके नाबार्ड से फायदा ले सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक से फायदा ले सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से फायदा ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आपके लिए है। तो ये सारे बहुत सारे हैं, आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी फायदा तो आपको हो गया कि आपको पैसे जो घर में रखते थे चोरी होने की डर रहती थी, उससे सेफ्टी भी मिल गया और बदले में कुछ आपको ब्याज भी दे रही है। बैंक का भी काम चल रहा है, बैंक भी मुनाफा कमा रहा है, आपको भी दे रहा है, तो दोनों आदमी लाभान्वित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले आप देखते थे कि मनरेगा में, एमजी नरेगा में या रूरल डेवलपमेंट और जो सारी जो सरकार की योजनाएं थी, इसमें प्रधान या जो मुख्य होते थे, ठेकेदार होते थे, वो खाते थे, वीकर सेक्शंस का जो वर्कर होता था उसका शोषण होता था। अब सरकार इसके लिए डीबीटी कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, जो बैंकों के माध्यम से आपको उपलब्ध होता है। आप बैंक में जाएंगे, यदि शाखा पदाधिकारी से बात करेंगे या बैंक में भीड़ देखेंगे तो बोलेगा ये तो पेंशन वाले हैं, वृद्धा पेंशन वाले हैं, बेरोजगारी वाले हैं, या जो वर्कर्स का एमजी नरेगा के तहत तो फंड आया है उस फंड के रिलीज के लिए है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो ग्रामीण विकास में बैंकों की भूमिका उसी तरह है, जिस तरह से रक्त शरीर के लिए रक्त की जरूरी है, उसी तरह से ग्रामीण विकास के लिए बैंकों की भूमिका उसी प्रकार से है। तो आज इसके लिए मैं आज के मुख्य वक्ता श्री निर्मल कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और आप लोगों को अपने लाभान्वित किया। इसके साथ साथ हम श्रोतागण भी जो वेबिनार में उपस्थित हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
अगला जो मंगलवार की प्रोग्राम जो हम लोग करेंगे, शायद 23 तारीख पड़ेगा, इसी समय यह प्रोग्राम होगा। और उसमें हमारे एक मित्र भूपेंद्र नैयर जी हैं, ये आईटी सेक्टर्स के फर्स्ट क्लास वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट हैं। तो बताएंगे कि ग्रामीण विकास में ये जो सूचना एवं प्रसार का जो तकनीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी क्या भूमिका है, कैसे इस कंप्यूटराइजेशन से, कैसे इस आईटी सेक्टर से गांव के विकास किया जा सकता है, चाहे वो किसान हो या कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हो या गैर कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, सब लोग इस क्षेत्र से लाभान्वित होंगे। तो हम पुनः आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगले मंगलवार को फिर उसी 9 बजे इस चैनल पे आप लोग आईटी से संबंधित एक करेंगे, बात सुनेंगे। और विशेषकर श्रोतागण से आग्रह है, जो व्यूअर्स हैं वे लोग अपनी बात जरूर पूछने का प्रयास करें, उससे बहुत सी नई नई बातें निकलेगी। जो कि चूंकि एक वक्ता तो अपने मन में जो बात आता है वही बोलता है, लेकिन आप लोगों के विचार यदि उसमें जुड़ेंगे तो वक्ता को भी और अधिक जवाब देने का मौका मिलेगा और विस्तृत ज्ञान का आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं, फायदा हो सकता है। इसी के साथ मैं पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम करता हूं और आज की इस विचार गोष्ठी को समाप्ति घोषणा करता हूं। सभी लोगों को नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद। धन्यवाद।